थोड़ी दूर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर वापस आ रही है। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं और सब्जियों की थैली भी बहुत भारी है। कितनी ठंड है। इस ठंड में भी मुझे बाहर सब्जियां लेने आना पड़ता है। ऊपर से सब्जियों की थैली मेरे हाथों से ही गिर जाएगी। कितनी भारी है। अगली बार से थोड़ी कम सब्जियां ही लूंगी। पद्मा खुद से बातें करते हुए अपने घर तक पहुंचती है। तभी अरे तू इतनी दूर सब्जियां लेने क्यों गई थी? सब्जी वाला आया है, यहीं से ले लेती। इनके मुकाबले में मंडी में सब्जियों के दाम कुछ कम होते हैं और वहाँ सब्जियां भी ताज़ी आती हैं। इसलिए मैं 2-4 दिन की सब्जियां एक साथ मंडी से ले लेती हूँ। अरे वाह पद्मा, तो अपने घर के बारे में बहुत सोचती है। हम तो इतनी ठंड में कभी इतनी दूर नहीं जाने वाले। पद्मा मुस्कुराते हुए सुहाना और काजल को बाय करती है और ठेले पर रखी अपनी सब्जियों को उठाकर घर चली आती है। माँ, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ और पिताजी ये पैसे जो सब्जियां खरीदने के बाद बच गए हैं। पद्मा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बड़ी बेटी है, जहाँ दूसरी लड़कियों को घूमने फिरने और मेकअप का शौक होता है। पद्मा एक रुपया अपने घर का बचाना चाहती है। ला दे बेटी, मैं आज की सब्जी बना देती हूँ, तो थोड़ी देर में स्कूल जाकर छोटी को लेते आना। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले फटाफट सब्जी बना देती हूँ और फिर छोटी को लेने उसके स्कूल भी चली जाऊंगी। इतना कहकर पद्मा अपनी माँ के साथ मिलकर सब्जी बनाकर तुरंत अपनी छोटी बहन को लेने स्कूल पहुंच जाती है। वो अपनी बहन के साथ लौट रही थी कि तभी उसे 12 साल की छोटी बच्ची रोते हुए मिल जाती है। इतनी ठंड में रास्ते पर खड़ी ये छोटी बच्ची किसे ढूंढ रही है? पद्मा तुरंत बच्ची के पास जाती है। तुम यहाँ खड़ी रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। मेरा नाम सपना है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। पद्मा को पहले ही घर पहुँचने में काफी देर हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। पद्मा सपना को अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए सपना को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। बेटी, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो घबरा ही गई थी। पद्मा सपना के बारे में सब कुछ अपनी माँ को बताती है। मुझे नहीं पता, बस इसने अपना नाम सपना बताया है। बहुत ज्यादा डरी सहमी थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर चली आई हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल सही किया। एक काम कर, इससे पहले थोड़ा रिलैक्स होने दे, फिर शाम को छोड़ने चली जाना। रामलाल के कहने के अनुसार पद्मा ऐसा ही करती है और फिर रात होते होते उसे छोटी बच्ची को उसके बताए हुए रास्ते का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। सपना, अगर तुम अपनी घर गली देखोगी तो पहचान जाओगी। हाँ दीदी, मैं अपने घर की गली देखकर पहचान जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सपना के घर में समझ में नहीं आ रहा सपना कहाँ चली गई। कहीं सपना उसे वर्ष वाले घर के अंदर तो नहीं चली गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं वो हमारे पर्स के नीचे बने लग्जरी घर में तो नहीं पहुँच गई। भाभी और माँ, आप दोनों इस तरह चिल्ला कर बातें क्यों कर रही हैं? बाहर किसी ने उस लग्जरी घर के बारे में सुन लिया तो क्या होगा? हाँ बहू, थोड़ा तो ध्यान रखती। वैसे मुझे नहीं लगता कि सपना वहाँ गई होगी। उसे तो उस घर का रास्ता भी नहीं पता। फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपना के साथ पद्मा भटकते भटकते फाइनली सपना के घर के बाहर पहुंचती है। दीदी, दीदी, उस गली में है मेरा घर, वो लैंप पोस्ट के पास देखो। सपना की खुशी देखकर पद्मा को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और तुरंत उसे घर के अंदर ले जाती है। माँ, इतनी रात को तुम्हें सपना कहाँ मिली और तुम इतनी रात में घर से क्या करने बाहर निकली थी? मुझे सपना रात में नहीं, शाम को 4 बजे रास्ते में खड़ी रोते हुए मिली थी। बहुत पूछने पर भी सपना आपके घर का रास्ता नहीं बता पाई, इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर चली गई थी। थोड़ा शांत होने के बाद इसने रास्ता बताया तो मैं इसे लेकर चली आई। आप लोग सपना का ध्यान रखा करिए। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। सपना गायत्री के घर से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं गायत्री के घर में सभी पद्मा के बारे में बात करते हुए। सपना बेटी, क्या नाम है दीदी का? पद्मा दीदी। बड़ी जिम्मेदार लड़की जान पड़ती है, वरना आज के जमाने में लोग अपनी ही जिम्मेदारियों से परेशान रहते हैं। वो इस लड़की ने एक जिम्मेदारी बच्ची की मोल ले ली। हाँ बेचारी इतनी ठंडी रात में अकेले ही सपना को पहुंचाकर जा रही है। पद्मा ने हमारे घर की बेटी को सही सलामत पहुंचा दिया, पर इतनी रात में उसे कुछ न हो जाए। भार्गव, अभी पद्मा ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। तुरंत अपनी गाड़ी लेकर जाओ और उसे उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा कर आना। जी बड़े भैया। भार्गव बिना किसी देरी के तुरंत गाड़ी लेकर पद्मा के पीछे
बहू नीमा, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। हम लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं। इतनी ठंड में इन्हें सुबह 5 बजे ही चाय पीनी है। उठी या नहीं बहू? हाँ माँ जी, उठ गई हूँ। नीमा बेड पर उठती है। हाँ ठीक है, अब उठ तो गई हूँ। हे राम, कहाँ गया मेरा क्लेचर? हाँ मिल गया, अब जल्दी से उठ जाती हूँ। नीमा बालों में क्लेचर लगा लेती है और फिर वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर किचन की ओर जाती है। इतने ठंडे पानी में जैसे तैसे मुंह हाथ तो धो लिया। अब जल्दी से गैस ऑन करके हाथ सेक लेती हूँ और चाय बना देती हूँ। अरे बहू, चाय बन गई क्या? और कितना टाइम लगेगा भाई? एक तो इतनी ठंड है और चाय का इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ ससुर जी, बन गई है। ये लीजिए चाय और साथ में बिस्किट भी। अरे वाह बहू, ये सही किया तुमने। बिस्किट भी साथ में लेकर। अब नाश्ते में क्या बनाओगी? हे भगवान, अभी ये लोग शांति से चाय बिस्किट खा ले पहले, पर नहीं, इन्हें तो फरमाइश करनी है इतनी ठंड में। अरे पोहे और साथ में जलेबी भी बना लेना। ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाकर आनंद ही आ जाएगा। ठीक है, बनाती हूँ, पर पहले झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। हाँ ठीक है, पर समय पर नाश्ता टेबल पर रख देना। नीमा पूरे घर का झाड़ू लगाती है और फिर ठंड से कांपते हुए पोछा लगाती है और नहाकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है। फटाफट से सबसे पहले पोहे बना देती हूँ और जलेबी का बना बैटर फ्रिज से निकाल लेती हूँ और इस चूल्हे पर पतीले में चाशनी बना लेती हूँ। नीमा, नीमा, मेरी व्हाइट शर्ट देखी क्या तुमने? अरे वाह, जलेबी बन रही है। पहले मुझे चाय बना कर दे दो। हाँ, मैं तो रोबोट हूँ ना, जो सारा काम एक साथ कर लूँ। एक तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन नहीं धुलते मुझसे, गीजर लगवा दो, पर नहीं, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ है। अरे तुम बिना मीठी जलेबी बना रही हो और सुबह सुबह ही कड़वी बात करके गुस्सा हो रही हो। हाँ, तुम तो बस ऐसे ही बात को पलट दो बस। मेरी चिंता किसको है इस घर में? नीमा सबके लिए जलेबी पोहा बनाकर टेबल पर रख देती है और सभी साथ में नाश्ता करते हैं। अरे बहू, वो सेब देना, वो वाला। और प्याज कहाँ है पोहे के ऊपर डालने के लिए? लो, अब इनको इतनी ठंड में प्याज खाना बाकी है, और यार अब प्याज काटनी पड़ेगी मुझे। नीमा प्याज काटने पर फिर किचन में जाती है और एक प्लेट में प्याज काट कर टेबल पर रख देती है। बहू, खाने में क्या बना रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि ठंड इतनी है कि तुम मक्के के ढोकले और गर्मा गर्म दही वाली कड़ी बना लो। एक तो इतनी ठंड है और खाना भी इन्हें नवाबों वाला चाहिए। काम वाली रखने को कहो तो बोलते हैं कि काम वाली के हाथ के बर्तन समझ नहीं आते। यहाँ मेरे हाथ तो लोहे के बने हैं, जिन्हें कुछ नहीं होता। नीमा चिढ़ते हुए जैसे तैसे ठंड में परेशान होकर मक्के के ढोकले और दही की कड़ी बनाती है और फिर सभी टेबल पर चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। नीमा, ये लो भाई कुट्टू का आटा और गाराडू। ठंड में बहुत मजा आता है इन्हें खाने में और शरीर में भी अच्छा रहता है। हाँ, ठंड में आपकी मजे के चक्कर में यहाँ ठंडे पानी में काम करने में मेरे मजे निकल जाते हैं। क्यों ठंड में मेरे बेटे को परेशान कर रही है? हम भी तो ठंड में ससुराल में तुम्हारी उम्र में सारा काम किया करते थे। अभी तो इतनी सुविधा है तुम्हारे पास। सास की खरी खोटी सुनकर नीमा का दिमाग फिर खराब हो जाता है, पर वो पलट कर जवाब नहीं देती है। माँ जी, ये लो मटर और गोभी, इन्हें साफ कर दो ताकि मैं इतनी ठंड में ज्यादा देर तक किचन में खड़ी ना रहूं। अरे बहू, मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक से दिखता भी नहीं है। कहीं कीड़े वीड़े नहीं दिखे तो सब्जी ऐसी ही खानी पड़ जाएगी। चश्मा लगा है फिर भी बहाने बना रही है माँ जी। मुझे पता है मटर छिलने से इनके हाथ ठंडे होंगे और बेमतलब ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे भाभी, आप भी इतना क्यों कुड़कुड़ करती रहती हो? लाओ, मैं मटर छील देता हूँ और गोभी भी साफ कर देता हूँ। पूरे घर में बस सागर ही है जो मुझे समझता है। मेरा प्यारा देवर, हमेशा ऐसे ही रहना। लो भाभी, अब मटर छील दिए मैंने, अब अच्छी सी मावा मटर की सब्जी बनाई दो ना फिर। बस मावा मटर की सब्जी के लिए भाभी को मस्का लगाया जा रहा है, बदमाश कहीं के। नीमा और सागर आपस में मस्ती मजाक करते हुए हॉल से किचन में चले जाते हैं। हाँ, तो भाभी बताइए, शेफ सागर आपकी क्या मदद कर सकता है? रहने दीजिए देवर जी, लास्ट टाइम आप जब किचन में आए थे तो काम कम किया था और किचन में फैलाव ज्यादा किया था, जिससे समेटने में मेरी जान चली गई थी। अरे हाँ भाभी, वैसे बात तो सही है, पर आज शेफ सागर का किचन में काम करने का मन है। अच्छा तो ठीक है, आप पूरी तल लेना जब तक मैं मावा मटर की सब्जी बना लेती हूँ। नीमा कढ़ाई में सब्जी बनाती है तो उधर दूसरे गैस पर सागर पूड़ियाँ तलता है और इतनी ठंड में नीमा का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है।
ये लो भाभी, शेफ सागर की गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। सागर और नीमा दोनों टेबल पर सबको खाना परोसते हैं और साथ में खाते हैं। मेरे छोटे बेटे को भी बड़ा शौक है भाभी का गुलाम बनने में। अब इसकी जल्द से जल्द शादी करानी होगी, फिर देखती हूँ दोनों में कैसे पटती है। अरे लता, हम सागर के लिए शर्मा जी की बेटी देख रहे थे ना, उन्हें हमारा सागर पसंद है। शादी की बात कर रहे थे वो लोग। अरे नेकी और पूछ अभी तो मैं मन में ही सोच रही थी कि सागर की शादी के बारे में। हम कल ही उनके घर जाकर शादी फिक्स कर लेंगे। शादी में मुहूर्त कम होने के कारण पंडित जी अगले महीने की ही तारीख दे देते हैं और नीमा शौक से कहती है, हे भगवान, इतने कम दिन है शादी को, अब तैयारी कैसे होगी? और अब मुझे इतनी ठंड में डबल काम करना होगा। क्या भगवान जी, इतनी ठंड में पहले ही काम कम था क्या जो अब डबल काम करना होगा? बहू, पंडित जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है। अब जल्दी से पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए बूंदी के लड्डू बना ले। बूंदी के लड्डू, वो भी पूरे मोहल्ले के लिए? अरे अभी शादी फिक्स हुई है बस, और अभी से इनको देखो। अब इतनी ठंड में पूरे मोहल्ले के लिए बूंदी के लड्डू बनाऊं। इतनी ठंड में शादी फिक्स होने की खुशी में लता अकेले ही पूरे मोहल्ले वालों के लिए लड्डू बनाती है। क्या बात है लता, पूरे मोहल्ले में लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं? अरे पहले लड्डू तो खाओ तुम। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है ये तो। वाह वाह, मजे ही आ गए। ये पीछे आ जाता है और पद्मा के पास गाड़ी रोककर पद्मा से कहता है, पद्मा जी, आपने अभी जिस बच्चे को घर पहुंचाया है, मैं उसका चाचा हूँ। मुझे बड़े भैया ने भेजा है, कहा आपके घर के दरवाजे तक पहुंचा कर आऊं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहले तो पद्मा भार्गव के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, पर भार्गव के बहुत कहने पर गाड़ी में बैठ जाती है और भार्गव भी बिना देरी किए जल्दी से उसे उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा देता है। भार्गव उसे पहली नजर में पसंद करने लगा था, पर पद्मा से बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वही तो, और फिर इसे ढूंढने के लिए हम लोग इतनी रात में उसे वर्ष के नीचे वाले घर में भी तो नहीं जा सकते थे। सपना को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और वहीं दूसरी तरफ भी घर को लौट जाता है। फिर अगले दिन पार्क में बैठी गायत्री अपनी सहेलियों को कल रात की बात बताती है। बड़े ही अच्छे घर की लड़की होगी, जिस भी घर में जाएगी परिवार को खुश ही रखेगी। हाँ गायत्री बहन, आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। गायत्री अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके अपने घर आ जाती है, जहां पद्मा की ही बातें चल रही थी। मैं तो कल रात उस लड़के के बारे में ही सोच रहा था, क्या संस्कार दिए हैं उसके माता पिता ने। हम भी अपने घर की बेटी को ऐसे ही संस्कार देंगे, ताकि जहां भी हमारे घर की बेटी बहू बनकर जाए, वो घर खुशियों से भर जाए। पद्मा के व्यवहार ने पूरे परिवार को आज के जमाने में कैसी बहू घर लानी चाहिए यह समझा दिया था। तभी गायत्री कुछ सोचते हुए कहती है, आप लोग कब से पद्मा पद्मा कर रहे हैं? हमारे घर में भी शादी के लायक लड़का बैठा है, क्यों ना पद्मा को ही अपने घर की बहू बना ले। गायत्री की ये बातें पूरे घर वालों को काफी अच्छी लगती हैं, और क्योंकि पद्मा के व्यवहार से सभी खुश थे, इसलिए सभी पद्मा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमें तो उसके नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं है। सुखदेव की बातें सुनकर गायत्री कहती है, अब इस बात का पता तो उसके परिवार वालों से मिलकर ही चलेगा। आज ये उसके घर वालों से पूछते हैं। अरे रानी, तुम ना माँ से भी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो। भूल गई, भार्गव गया था ना पद्मा को उसके घर तक पहुंचाने। हमें नहीं पता, पर भार्गव को तो पता है। राजेश अपनी बात खत्म कर भार्गव को आवाज देता है, भार्गव, भार्गव। अपने बड़े भाई राजेश की आवाज सुनकर भार्गव तुरंत हॉल में आ जाता है और अपने बड़े भाई राजेश से मजाक में पूछता है, क्या हुआ राजेश भैया, भाभी ने कॉफी नहीं दी है क्या? अरे चुप, हर समय सिर्फ मजाक करता है। ये बता, कल जिस लड़की को पहुंचाने गया था उसका घर याद है ना? राजेश भार्गव को प्यार से डांटता है और फिर पद्मा के घर का रास्ता पूछता है। भार्गव भी बिना देरी किए तुरंत राजेश के सवाल का जवाब देता है, हाँ हाँ याद है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? राजेश भार्गव को सारी बातें बताता है और बड़े भाई होने के नाते पूछता है, पद्मा तुझे कैसी लड़की लगती है? हम लोग तेरी शादी पद्मा से करवाने के बारे में सोच रहे हैं। भार्गव भी अपने दिल की बात अपने बड़े भाई को बेझिझक बता देता है। अरे भैया, मुझे तो पद्मा पहली नजर में ही पसंद आ गई। मैं पद्मा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव की बातें सुनकर भार्गव की भाभी भार्गव से मजाक में कहती है, अरे देवर जी, अपनी स्पीड को जरा ब्रेक मारिए, सासू माँ और ससुर जी भी है। जब भार्गव और हमें भी लड़की पसंद है और लड़की काफी अच्छी है, तो देर किस बात की है? हम लोग अभी ही पद्मा के घर जाएंगे। भार्गव और पूरा परिवार बिना देरी करे पद्मा के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। कुछ ही देर में भार्गव और भार्गव का पूरा परिवार पद्मा के छोटे से घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर पूरा परिवार पद्मा के घर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है, जिन्हें देख, जी आप लोग,
माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग और हमसे क्या काम है? सुखदेव हाथ जोड़कर रामलाल जी को अपना परिचय देते हैं और उसके घर आने का कारण भी बताते हैं। जी, मेरा नाम सुखदेव है, ये मेरी धर्मपत्नी गायत्री, ये मेरा बड़ा बेटा, ये उसकी पत्नी और ये मेरा छोटा बेटा भार्गव। रामलाल का परिवार गरीब जरूर था पर अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से जानता था। रामलाल सुखदेव के परिवार को घर में बुलाता है और एक बिछी चटाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आइए आइए, घर के अंदर आइए। आप लोगों के बैठने के लिए कोई खास जगह तो नहीं है, मेहरबानी करके चटाई पर बैठ जाइए। सुखदेव का पूरा परिवार बिना हिचकिचाए चटाई पर बैठ जाता है और रामलाल सुखदेव से उनके आने का कारण पूछता है। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? रामलाल के व्यवहार ने सुखदेव और सुखदेव के पूरे परिवार को बिना कुछ बताए बता दिया कि पद्मा की परवरिश कहाँ से हुई है। तभी गायत्री कहती है, आपकी बेटी पद्मा ने जिस छोटी बच्ची को सही सलामत इतनी रात में घर पहुंचाया, वो छोटी बच्ची हमारे ही घर की है। गायत्री की बातें सुनकर सीता देवी बोलती है, अच्छा, वो छोटी बच्ची सपना आपके घर की बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। हमारी बेटी से तो ऐसे घुल मिल गई जैसे न जाने कब से जान रही हो। सीता देवी की बातें सुनकर गायत्री पद्मा के बारे में पूछती है। आपकी बेटी पद्मा है ही ऐसी, कोई भी उससे घुल मिल जाए